चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक्चुअल में एसिड बेसिस साल्ट हमने आपको पढ़ाया, ये जो टॉपिक चल रहा है एसिड बेसिस साल्ट, इसी टॉपिक में एक और हेडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वो है नंबर 4, उसको हम लोग बोलते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू या आप कह सकते हैं पीएच स्केल। ये आपको यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे पढ़नी। देखिए पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल में हमेशा पी स्मॉल लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पी जो होता है वो परसेंटेज या पावर को इंडिकेट करता है, और एच जो होता है वो एलिमेंट का नाम है, यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को स्मॉल लिखा नहीं जा सकता। आप पीएच को कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा जल्दी में, क्योंकि पीएच जो होता है ये एच हमेशा हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है, इसलिए आपको हमेशा एच कैपिटल लिखना होगा और पी को स्मॉल लिखना होगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ शुरुआत करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो देखिए पीएच स्केल जो है, इसका जो पूरा नाम है वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम है, या आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये आप कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से आप दोनों नाम दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? पीएच को। पीएच का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप इस तरीके से टिक करेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसको सबसे पहले इस स्केल को जो बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। ये जो सोरेनसन हैं इसको सबसे पहले इन्होंने बनाया था, यानी सोरेनसन इन्वेंटेड द पीएच स्केल फर्स्ट ऑफ ऑल। सोरेनसन ने पीएच स्केल को इन्वेंट किया है, सोरेनसन ने पीएच स्केल को बनाया है, ठीक है। सोरेनसन, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पीएच स्केल, आप टिक करेंगे सोरेनसन। सोरेनसन इन्वेंटेड पीएच स्केल। सोरेनसन ने जो पीएच स्केल बनाया, उस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक नंबर प्रिंटेड होते हैं, यानी पीएच स्केल में 0 से 14 तक का जो नंबर होता है वो प्रिंटेड होता है। 0 से 14 तक का नंबर प्रिंटेड होता है। बात समझ में आ रही है? तो 0 से 14 तक का नंबर प्रिंटेड होगा, तो उसमें कैसे पहचानेंगे? देखिए पीएच स्केल जो है वो एक प्रकार का इंडिकेटर है। इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वह होता है जो हमें ये पहचान करा दे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। यानी इंडिकेटर्स हमें क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, वो बताते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है, वो हमें पहचान कराते हैं। कौन पहचान कराता है? इंडिकेटर। जैसे लिटमस पेपर हो गया, फिनैप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ऐसे कई इंडिकेटर हैं जो हमें पहचान कराते हैं कि वो हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड करेक्टर रखता है कि बेस करेक्टर रखता है। तो ये इंडिकेटर है। तो पीएच वैल्यू इज ऑल्सो, पीएच स्केल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंडिकेटर, यह एक इंडिकेटर है। अब बात करते हैं कि कैसे ये पहचान कराएगा कि वो हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। देखिए अगर किसी वस्तु का पीएच वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो उसे हम लोग एसिड्स कैटेगरी में रखते हैं। आप इतना जानते हैं, आपने पढ़ा है छोटे क्लासों में कि 0 से 7 के बीच है तो वो एसिड्स है, और अगर 7 से 14 के बीच में है, 7 to 14 के बीच में है तो वो हमारा बेस कहलाएगा। इसके बीच में है तो वो हमारा एसिड है, और अगर इसके बीच में है तो वो हमारा बेस होगा। तो एसिड और बेस का पीएच वैल्यू आपको याद हो गया। यानी आपसे कोई पूछे कि बेस का पीएच वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिस आर बिटवीन 7 to 14 एंड द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स आर बिटवीन 0 to 7, इसके बीच में होना जरूरी है। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 आ जाए, मतलब ना तो 0 से 7 के बीच में है और ना ही 7 से 14 के बीच में है, वो एग्जैक्ट 7 है, अगर एग्जैक्ट 7 है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो है न्यूट्रल। वो न्यूट्रल हो जाता है, वो हमारा जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, यानी वो हमारा जो सब्सटेंस है वो उदासीन है, वो न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है? उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर? कैसे? हम बात कर लें पीएच वैल्यू के बारे में, आपको बता दें। जैसे आपको पता है कि पीएच वैल्यू जो होता है वो HCl, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इस HCl का जो pH वैल्यू है वो हम बात कर रहे हैं तो 1 से लेकर के
1 से लेकर के जो है 3 के बीच में आप रख सकते हैं। ये हमारे स्टमक में जो निकलता है वो इसके बीच में होता है। वैसे तो pH वैल्यू HCl की और कम होती है, आप कह सकते हैं कि 0.5 इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो कंसनट्रेटेड होता है उसका लगभग इतना होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लें तो वो हमारा 1 से आप याद कर लें 1.5 इसी के बीच में रख सकते हैं। और इसके अलावा हम याद करें नाइट्रिक एसिड का HNO3 का तो हम याद कर सकते हैं 1.2 से याद कर लें, 1.2 से 1.6 के बीच में होता है, ठीक है। लेमन जूस का याद कर लें, लेमन जूस का जो pH वैल्यू होता है, लेमन जूस का जो pH वैल्यू है वो हमारा कौन सा होता है, 2.4 से 3.4 के बीच में हम लोग याद कर सकते हैं। लेमन जूस भी हाईली एसिडिक में आता है, इसलिए इसका pH वैल्यू भी बहुत कम होता है, ठीक है। फिर हमने बताया था, आपको याद होगा, रेन वाटर का जो pH वैल्यू है रेन वाटर का वो भी थोड़ा कम होता है, वो 6.0 से 6.5 के बीच में याद कर लें। लेकिन जब रेन वाटर का pH वैल्यू आपको मैंने अभी पढ़ाया था, आपको याद होगा कि जब उसका pH वैल्यू कम हो जाए 5.6 के आसपास आ जाए या इससे कम हो जाए तो वो हमारा एसिड रेन कराना शुरू हो जाता है, उसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके अलावा हमारा जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो कलर हैं वो भी फेड हो जाते हैं, ताजमहल का कलर फेड हो जा रहा है, इन सब के लिए ये बहुत हानिकारक है। एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये जो हमारा सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, अगर एसिड रेन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे जो सॉइल होती है उस सॉइल की जो आप कह सकते हैं फर्टिलिटी पावर, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है उस क्षमता को भी नष्ट करता है, यानी उसकी जो उपजाने की क्षमता है उसको भी नष्ट करेगा। तो मिट्टी में ये गुण नहीं बढ़ना चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए हमें एसिड रेन को रोकना चाहिए। एसिड रेन हर तरीके से नुकसानदायक है। pH वैल्यू, एसिड रेन बारिश होता है, नदियों में, तालाब में गिरता है तो पानी की एसिडिटी बढ़ जाती है। पानी एसिडिटी बढ़ जाता है तो वो पानी बहुत नुकसानदायक होने लगता है। किसके लिए? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बहुत से ऐसे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं जो मरने लगते हैं। बात समझ आ रही है हमारी? तो इस तरीके से एसिड रेन इज़ हार्मफुल इन एवरी कंडीशन इन आवर डेली लाइफ। आप कह सकते हैं कि बहुत नुकसानदायक है, इसे हमें रोकना चाहिए। तो इसके रोकने का उपाय यही है कि पोल्यूशन कम से कम हो। पोल्यूशन कैसे कम से कम हो सकता है? पोल्यूशन कम से कम होने के लिए आपको पता है कि हमें जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए वो गैसेस ज़्यादा हम जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो, तो इसलिए हम इसको रोक सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कौन सी गैस है, आप मुझे बता दीजिए फटाफट, आपको याद होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा क्या बताया था हमने आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस हैं जो एसिड रेन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनके थ्रू कौन कौन से एसिड बन जाते हैं? एसिड कौन से बन जाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है और कार्बोनिक एसिड बनता है। ये हमने आपको पढ़ाया, इसी चैप्टर में बताया है। आप शुरुआत से देखेंगे आपको समझ में आएगा, पूरी कहानी बताया, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर जानकारी है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया था वो रॉबर्ट ऑगस्ट नामक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ऑगस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज़ किया था उस वर्ड को, इसलिए एसिड रेन रॉबर्ट ऑगस्ट लिखा जाता है। आपको कहीं पूछा जाए कि द वर्ड एसिड रेन इज यूज्ड बाय, तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट ऑगस्ट। रॉबर्ट ऑगस्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एसिड रेन 5.6 जो है इससे कम रहेगा pH वैल्यू, तो एसिड रेन का हो जाएगा। बात करें वाटर की, वाटर की बात करें, देखिए वाटर का जो pH वैल्यू है वो एग्जैक्ट 7.0 होता है। वाटर का pH वैल्यू एग्जैक्ट यही होता है, क्योंकि वाटर ना तो एसिड में आता है और ना ही बेस में आता है, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। आजकल एक वाटर के लिए एक नया वर्ड भी यूज़ किया जा रहा है, वो है एम्फोटेरिक। क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप साइंटिफिक वर्ड को जानते रहिए। हम साइंटिफिक वर्ड को आपको फैमिलियर करा देते हैं, क्योंकि आपको पता है वाटर इज़ ऑल्सो नोन एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कैरेक्टर क्या होता है? एम्फोटेरिक कैरेक्टर का मतलब है, इसका मतलब होता है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वाटर के पास एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। यानी वाटर कैन बिहेव एज लाइक एसिड एंड वाटर कैन बिहेव एज लाइक बेसिस। तो जब कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड ऐसा हो केमिस्ट्री में जो बेस की तरह भी व्यवहार करे और एसिड की तरह भी व्यवहार करे, तो उसको हम लोग इस नाम से बुलाते हैं, यानी एम्फोटेरिक वो नाम दिया
दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। तो वाटर का pH वैल्यू 7.0 होता है बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल एंड वाटर इज ऑल्सो नोन एज वाटर हैज ऑल्सो एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अगर हम सी वाटर की बात करें, जो पानी समुद्र में है, तो वो पानी जो समुद्र में है उसका pH वैल्यू होता है 8.5 होता है उसका pH वैल्यू। यानी आप समझ रहे हैं कि 8.5 का मतलब समझ रहे हैं, उसका जो pH वैल्यू होता है वो बेसिक होता है। समुद्र में आप जानते हैं वहाँ पे साल्ट है, वहाँ पे साल्ट होने की वजह से उसका पानी जो है हल्का बेसिक होता है। जो ओशियंस का पानी होता है उसका नेचर हल्का बेसिक होता है, इस वजह से उसका जो pH वैल्यू वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आपको पता है आप 7 से ऊपर चल रहे हैं, तो 7 से ऊपर जिसका भी pH मान होगा वो pH मान थोड़ा जो है वो बेसिक होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे हम लोग। आपको मैंने बताया था कास्टिक सोडा यानी NaOH का जो pH वैल्यू है वो लगभग 13 के आसपास है। क्योंकि आपको मैंने बताया स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में हम लोग नाम लिखते हैं। कास्टिक पोटाश की बात करें, इसका pH वैल्यू भी लगभग 13 के आसपास इसका नाम आता है। दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। ठीक है, आप 12.5 भी लगभग रख सकते हैं। और एक होता है लाइम वाटर, एग्जाम में पूछा है लाइम वाटर का pH वैल्यू क्या है। तो लाइम वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो भी जो है एसिडिक में आता है, वो भी लगभग 12.6 से 13 के बीच में होता है। यानी ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। आपको पता है जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ती जाएगी, pH वैल्यू बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे आप जान लीजिए बेसिसिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे pH वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो pH वैल्यू घटेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, pH वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो जिसका pH मान ज़्यादा होता है उसका बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। यानी आप ये समझ सकते हैं, एक बात और यहाँ पे समझेंगे। अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि 0 से 14 के बीच में ये pH वैल्यू में pH स्केल पे ये बनाया गया है, और जिनका pH मान 0 से 7 के बीच होगा वो एसिड होगा। अब पता है आपको 7 से पहले जितने भी हैं सबका वो सब एसिड हैं। तो आप इसमें 2 क्राइटेरिया बांट सकते हैं। 0 से लेकर के 3.5 उसका जस्ट हाफ कर लीजिए। 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 होगा। 0 से लेकर के 7.5 जिसका pH वैल्यू होगा उसको आप रख देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में। इस तरीके से आप pH वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और बेस की पहचान कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जिसका pH वैल्यू 0 से 3.5 के बीच में है उसको आप रख देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से 0 हटा दीजिए, अब इसके ऊपर चलते हैं, 3.5 से 7.0 के बीच में होगा वो होगा वीक एसिड। है तो एसिड ही, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में भी बता दिया। क्योंकि पता है तो एसिड ही, लेकिन कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड जो है वीक है ये आपको pH वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। हम बात करें बेस की। देखिए बेस अब 7 से ऊपर जितने भी होते हैं जिसका pH मान 7 से ऊपर होता है वो सब बेस में आते हैं। तो 7 से लेकर के 10.5 तक 10.5 ये जो होते हैं ये सभी वीक बेस होते हैं। हमने कहा बेसिसिटी बढ़ती है जब बेसिक जो है जब बेस ये pH वैल्यू का मान बढ़ता है। तो यहाँ से शुरू हुआ है ना, 7 से तो pH मान अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो 7 के ऊपर pH मान चल रहा है तो बेसिसिटी शुरू हुई है। तो 7 से 10.5 के बीच में जब आता है तो वो वीक बेस में आता है। लेकिन जब वो 10.5 10.5 से लेकर के 14 के बीच में होगा तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस में नाम आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में नाम आ जाएगा। हालांकि 14 किसी का नहीं मिलेगा, 14 से कम ही मिलते हैं लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि वो इस तरीके से बनाया गया है, pH स्केल ऐसा बनाया जाता है, कोई भी चीज़ जो सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट को रखा जाता है उसी के बीच में हम लोग इस वैल्यू को निकालते हैं। तो इस तरीके से pH मान भी आपको याद करना ज़रूरी है। pH मान के आधार पर आपको जो है ये पढ़ाई आपकी हो जाएगी। एक और फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, pH वैल्यू का एक फार्मूला है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये वाला फार्मूला भी याद रखिए। आपको ऐसा भी कर सकते हैं, pH की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH। pH की डेफिनेशन आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। pH की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप कह सकते हैं द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH।
पीएच की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो फटाफट आपको मैंने ये पीएच के बारे में बता दिया ताकि आपको पीएच समझ में आ जाए। पीएच है क्या, पीएच कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसमें हम क्या कैसे पहचान करते हैं, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एसिड बेस साल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर प्रॉपर समझ में आया है। आपको पता है कि हमने आपको बताया कि साल्ट, कुछ साल्ट ऐसे हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं साल्ट हैं जिनका हमारे कॉमन काफ़ी यूज है। जैसे हम बात कर लें, बहुत से ऐसे साल्ट हैं जिनका यूज होता है। बात कर लें हम बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम बात कर लें, ये हमारा बेकिंग सोडा है। कौन सा सोडा है, बेकिंग सोडा है। और अगर हम बात कर लें Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O, ये जो हमारा है, जो हमने लिखा है, ये हमारा जो है, ये हमारा Na2CO3, ये हमारा, आपको पता है कास्टिक सोडा हमने बताया था, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। बात समझ में आ रही है। ये इसका जो बेकिंग सोडा होता है ये खाने में यूज होता है, इसको खाने में यूज किया जाता है। लेकिन जो ये होता है, ये हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा यूज होता है डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है, डिटर्जेंट में यूज होता है। तो आपको यूज अगर पूछता है तो बेकिंग सोडा खाने पीने में यूज होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर का भी निर्माण करता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब ये है कि जो आग बुझाने में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल भी करता है। तो इस वजह से इसके यूज भी जानते रहिए। और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया NaOH के बारे में। तो NaOH जो है वो हमारा कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं सोप बनाने में। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल जिस सोप को बनाने में करते हैं वो सोप जो होता है वो सोप होता है हमारा कपड़े वाला साबुन, यानी क्लॉथ, जिससे हम कपड़े धुलते हैं। जो कपड़े धोने का साबुन होता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं कास्टिक सोडा में। लेकिन कास्टिक सोडा की जगह अगर हम लोग बात कर लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इससे वो साबुन बनता है जो बाथिंग सोप होता है। बात समझ में आ रही है। तो बाथिंग सोप बनाने का फॉर्मेशन जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े का साबुन होता है उसका इस्तेमाल बनाने में करते हैं। हमने आपको बताया वाशिंग सोडा ये है। बेकिंग सोडा तो ऊपर लिखा है, ये जो लिखा है नाम ये वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा को हम लोग हिंदी में कहते हैं धावन सोडा। देखिए धावन सोडा नाम है वाशिंग सोडा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाशिंग सोडा है तो वॉश में इस्तेमाल होता होगा। तो वॉश जो डिटर्जेंट बनाते हैं, डिटर्जेंट को अपमार्जक बोलते हैं हिंदी में। तो डिटर्जेंट जो बनाते हैं उस डिटर्जेंट को बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यूज याद हो रहा है, ये अच्छी बात है कि आप यूज रट ले रहे हैं। बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश, इस तरीके से हमने आपको ये कुछ बातें बताई ताकि आपको ये यूज याद रहें, आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। एक दो बातें और बता दें, जैसे आपने सुना है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी बहुत यूज है, उसको भी जानते रहिए। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो यूज होता है किसमें, पानी को साफ करने में, यानी इन द क्लीनिंग ऑफ वाटर को क्लीन करने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं किसमें, पानी को साफ करने में। कभी कभी एग्जाम में आएगा पानी को साफ करने में किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर को क्लीन करने में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर वहाँ ऑप्शन में न दिया, तो जब ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो वहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा ये क्लोरीन। आपको ब्लीचिंग पाउडर वहाँ ऑप्शन नहीं होगा तो क्लोरीन होगा, ये समझिएगा। तो क्लोरीन होगा तो आप क्या करिएगा, उस क्लोरीन को जो है वहाँ पे टिक कर लीजिए, क्योंकि क्लोरीन ही मेन कंपोनेंट है जो वाटर को साफ करने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से शुरू से लेकर के पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ाया वो चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो एसिड बेस साल्ट्स में एसिड पढ़ लिया आपने, बेस पढ़ लिया और साल्ट। इसके अलावा आपको जो पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू भी बता दिया।
पीएच वैल्यू के बाद इसी चैप्टर में एक छोटा सा हेडिंग पढ़ना होता है, वो इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर में ज़्यादा नहीं, आप 4-5 का नाम रट लीजिए, याद कर लीजिए, वो नाम अक्सर पूछा जाएगा तो आप उसको जानते रहेंगे। जैसे इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इंडिकेटर होता क्या है, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर ऐसे आप कह सकते हैं लेबोरेटरी में लैब के ऐसे जो है सब्सटेंसेस हैं जो हमें ये पहचान कराते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस। या आप कह सकते हैं कि एसिड और बेस की जो हमें पहचान कराते हैं वही इंडिकेटर कहलाता है। तो इंडिकेटर हमारा कौन सा है? लिटमस पेपर हो गया। एसिड जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा बेस है वो बेस हमारा रेड लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता, आप जान चुके हैं पीएच स्केल, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, इसके अलावा बहुत से फिनैप्थलीन हैं, कई और हैं। आवश्यकता पढ़ने पे हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। तो इस चैप्टर में आपने ये पूरा पढ़ा है, ये पूरा समझा है, इतना सॉल्व करिए। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो ये पूरा जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 करके इस चैप्टर को पूरा बताता चलूँगा, आपको आपकी चीज़ों को सॉल्व करता रहूँगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से जो है कंप्लीट आपकी तैयारी हो सके केमिस्ट्री को लेकर के। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।